निशिकांत दुबे। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात फैक्ट है कि भारत सरकार ने दुबे ऑनलाइन गेमिंग को डिस्करेज करने के लिए काफी काम किया है, लेकिन आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो मैक्सिमम डार्कनेट पर जो है वो चल रहा है, जिसमें कि भारत सरकार का कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। डार्कनेट पर ये गेमिंग, और ये 300 बिलियन का कारोबार है पूरा का पूरा। और 2000 में आईटी रूल बना, उसमें इंटरमीडियरीज और पब्लिशर या इस तरह के जो कंटेंट पब्लिशर हैं या जो गेमिंग कराते हैं, उसकी परिभाषा अलग अलग थी। 2000 के बाद हम ये 2025 में हैं। क्या भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की जो घटनाएं, क्रिप्टो करेंसीज या इलीगल टेंडर, इस तरह की जो बातें हो रही हैं और वो सब नेट के माध्यम से हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरमीडियरी या पब्लिशर के गाइडलाइन को बदलने के लिए कोई प्रयास करेगी? माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि जो इस इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मेथड भी होता है जिससे कि बहुत सारे लोग अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को डार्क वेब पे ले जाते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि भारत की जितनी भी साइबर क्राइम से रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकारों के प्रयास हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज के प्रयास हो, इन सब का कोऑर्डिनेशन होने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी आया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जहां 2022 में मात्र 24 के आसपास बेटिंग और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को बैन किया गया था, वो 2022 में मात्र 14 के आसपास जहां हो पाई थी, वहां 2024 में आते आते 1097 जो बेटिंग और गैम्बलिंग की साइट्स है उसको ब्लॉक किया गया है। प्रयास कंटिन्यूसली जारी है इसमें, और इसमें बहुत ही कोऑपरेशन भी दुनिया भर का मिल रहा है। और एक सोसाइटी में भी माननीय अध्यक्ष जी, एक आज जागृति आ रही है कि सोसाइटी में जो साइबर वर्ल्ड के पॉजिटिव्स हैं वो तो लेना चाहिए हमें, लेकिन जो साइबर वर्ल्ड के जो नेगेटिव्स हैं उससे सोसाइटी को बचाना भी चाहिए। और उसमें अपना जो रिसेंटली पास्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका भी अपना एक वैल्यू है, उसका रोल है। टेलीकॉम एक्ट के कारण भी उसका एक बेनिफिट मिला है। तो ओवरऑल एक अच्छा फ्रेमवर्क भी लीगल बनता जा रहा है। श्री एम के राघवन। Sir, has pointed out there has been a massive increase in the number of online gaming users, especially students and youngsters across the country. This has led to the deep psychological impact on their physical and mental health, even leading to criminal activities like murder. Sir, my question to Honorable Minister is whether online video games have become a hunting ground for online drug cartels. If so, details thereof. And what steps are being taken to prevent violent interactive online games and its total ban in the country? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, as I have informed right in the beginning of this entire discussion, that online gaming, this entire subject has the complexity between the state as well as the center. As per the article, as per the constitutional arrangement, legal provisions have to be made by the state government on betting and gambling. That's why this complexity leads to the current situation, and some of the states have started taking a lot of initiatives on this as per the constitution. So I'll request honorable member to understand this complexity and also work with the state government. What we can very clearly say is, whenever any instance is coming to the notice of the central government, whether it is coming from the states or coming from the law enforcement agencies or coming from international agencies or found suo moto, we have taken action. And that is why I'm saying in 2024 alone, we have banned 1097 sites
we have basically blocked 1097 betting and gambling sites. श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब जुआ ही होता है, इसको अंग्रेजी में नाम ऑनलाइन गैम्बलिंग दिया है। माननीय मंत्री जी का मैं जवाब सुन रहा था, अच्छा लगा। कुछ एक चीजें जानना चाहता था। उन्होंने कहा ऑथराइज या अनऑथराइज। गैम्बलिंग होता है, ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड हो। लगभग 20 साल पहले सिंगल डिजिट लॉटरियों को बंद कराया गया था, उसकी बहुत बड़ी यहाँ पर मुहिम चली थी, उसके बाद ही हो पाया था। आजकल हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया के अंदर भी स्पॉन्सर्स हैं जो कहते हैं कि आप टीम बनाइए और पैसे कमाइए। ऐसे में अध्यक्ष जी मैं ये जानना चाहता हूं कि अनेकों लोगों ने पैसा जो न चुका पाए आत्महत्या कर ली, घर में ज्वेलरी माँ की चोरी की, उसको बेचा, हत्याएं की। इसको लेकर हमारे जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इसमें जो माननीय मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सही है कि राज्यों का भी इसके अंदर होता है, लेकिन यह बच्चे हमारे देश के हैं। इन बच्चों के ऊपर जो बुरा असर हो रहा है, जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो चोरी चकारी और डकैती कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए सामूहिक रूप से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बर्बाद ना हो। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया, जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के प्रॉपर जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीजों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, एज रेटिंग का एक मैकेनिज्म बने और पेरेंटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ऑनलाइन गेम्स का रेगुलेशन करने का प्रयास किया गया है। ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि जो कुछ भी काम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ही कर पाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी। और ये बात सच है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से जितने इसमें प्रयास कर सकती है राज्य सरकार के साथ मिलकर ही कर सकती है, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय राज्य सरकारों के एम्बिट में आता है, इसीलिए इसको मिलकर ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 263 संजय हरिभाव जादव। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 263। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से